वाइब्रेंट फिजिक्स भाई आशुतोष गुप्ता चैनल में आपका स्वागत। क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 7 एंड पार्ट 7। इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से यह सीखा था कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि आप समझ गए थे कि यदि ये वृत्ताकार कुंडली है तो इसके केंद्र पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना था, दैट इज म्यू 0 n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। इतना चुंबकीय क्षेत्र इस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न होता था। यहाँ हमने विभिन्न स्थितियां भी समझी कि यदि केंद्र पर हो या दूर हो या x r पर हो या x r/2 पर हो, तो विभिन्न स्थितियों में हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। यहाँ जब हमने r/2 ज्ञात किया था तो ये बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाया था, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की जो वक्रता थी, वक्रता में परिवर्तन होता है, नति में परिवर्तन होता था, इसलिए इसे नति परिवर्तन बिंदु कह रहे थे। आज जो हम टॉपिक लेंगे उसमें ये इंपॉर्टेंट होगा। और यदि याद करूं मैं कि r/2 x r/2 r मतलब इस कुंडली की त्रिज्या, तो यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो होता है B = 4/5√5 μ0 n/r। ये चुंबकीय क्षेत्र x r/2 पर था। हमने ये समझा कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता रहता है। आज हम ऐसा विचार करने वाले हैं कि क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो सके, तो उसका उत्तर है हाँ है। और ऐसी ही एक प्रायोगिक युक्ति बनाई गई है जिसके द्वारा हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित सीमा में प्राप्त करेंगे, और उस प्रायोगिक युक्ति को हम हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों में दो कुंडलियां होती हैं। ये मैंने एक कुंडली दिखाई है, इसी के साथ एक और ऐसी कुंडली समाक्षीय कुंडली। समाक्षीय कुंडली का मतलब एक ही अक्ष पर स्थित, दोनों कुंडलियों के अक्ष एक ही होने चाहिए, ताकि इन कुंडलियों के जो तल हैं वो परस्पर समांतर हो जाए। समान आकार की होनी चाहिए। समान आकार मतलब इनकी त्रिज्या समान होनी चाहिए, और साथ ही समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा भी एक समान होनी चाहिए। यदि ऐसा हम कर पाए तो हम इन कुंडलियों के मध्य क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे। क्या है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां? मैंने थ्योरी आपके लिए पहले से लिख के रखी है। दो समाक्षीय तथा एक समान वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है तथा जिनके केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के समान हो, इस प्रकार व्यवस्थित कुंडलियों के युग्म को हम हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। तो ये क्या खास बातें हैं इसमें? एक तो कुंडलियों के तल समांतर होने चाहिए, अर्थात समान एक ही अक्ष पर होनी चाहिए, समान आकार की होनी चाहिए, साथ ही समान मात्रा में धारा और समान दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए। इस प्रकार की कुंडलियां हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहलाती हैं। बच्चों, क्या करती हैं हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां? तो इन कुंडलियों के मध्य क्षेत्र में, इन कुंडलियों के इस मध्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान बना रहता है। अतः इसका उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने हेतु एक प्रायोगिक युक्ति के रूप में किया जाता है। यह है हेल्महोल्ट्ज कुंडली की को परिभाषित किया है, समझा है क्या है। अब हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों की बनावट कैसे? तो बनावट भी मैंने लिख के रखी है, बिल्कुल सिंपल, कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली एक उभयनिष्ठ फ्रेम पर
इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, ये दोनों कुंडलियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि इनके तल परस्पर समांतर बने रहें, यानी समाक्षीय हो, तथा दोनों परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हो। दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित होने से क्या होगा? दो बातें होंगी। एक तो इनमें धारा समान रहेगी और धारा समान दिशा में प्रवाहित होगी। श्रेणी क्रम में संयोजित हो जिससे उनमें प्रवाहित धारा एक समान व समान दिशा में बनी रहे, ताकि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में प्राप्त हो। अब होगा क्या, जब इन कुंडलियों में धारा प्रवाहित होगी तो इन कुंडलियों के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। यदि दोनों कुंडलियों में धारा की दिशा समान रखी जाए तो इन दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी एक ही दिशा में होगा, और एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण उनका सदिश योग पॉजिटिव होगा, यानी जुड़ जाएंगे। अन्यथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, उनका योग सदिश योग होता है, और अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में हो तो वो एक दूसरे को निरस्त करेगी। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में प्राप्त करने के लिए हमें उनमें समान दिशा में धारा प्रवाहित करनी है। तो ये है इसकी परिभाषा, बनावट, और सिंपल है इसका चित्र, कुछ विशेष नहीं है, आप नोट कर लें। मैं चलता हूं आगे। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। बच्चों, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां किस प्रकार से हैं, इसे थोड़ा और समझें तो ये एक कुंडलियों का, एक कुंडली नहीं है, इसमें कई सारी कुंडलियां हैं। मान लीजिए ये एक कुंडली है तो इसके अंदर तार के अनेक फेरे हैं, जो हम चुंबकीय क्षेत्र में यहां दर्शाते हैं कि ये फेरे हैं। इसी प्रकार ये भी कई सारी कुंडलियों का समूह है। तो ये दो परस्पर समांतर व्यवस्थित कुंडलियों के समूह है, और इस प्रकार दोनों कुंडलियों के ये युग्म बने। अब इस कुंडली में यदि धारा प्रवाहित होगी तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञान कर सकते हैं। उंगलियों को यदि हम धारा की दिशा में रखें तो अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में प्राप्त होगा, और इस कुंडली में भी यदि धारा की दिशा समान रखी जाए तो इस कुंडली में भी इस दिशा में धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। अब यहाँ चूंकि हमने एक विशेष बात रखी है कि इन दोनों कुंडलियों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के समान, कुंडली के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के समान है। तो यदि इसकी मध्य बिंदु पर विचार करें, दोनों कुंडलियों के केंद्रों के मध्य बिंदु पर, तो यहाँ जो मध्य बिंदु आएगा वो आप समझ सकते हैं कि r/2 दूरी पर आएगा, और r/2 नति परिवर्तन बिंदु होगा जहां इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस कुंडली के कारण भी इतना ही चुंबकीय क्षेत्र, और इस कुंडली के कारण भी इतना ही चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इन दोनों कुंडलियों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के तुल्य होगा। तो मैं लिखूं, बच्चों हम जानते हैं किसी कुंडली के केंद्र से r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इक्वल टू 4/5√5 μ0 n I/r। इतना चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो मैं लिखूं, अतः दोनों कुंडलियों के कारण उनके मध्य बिंदु पर
को मिलाने वाली और रेखा के मध्य बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? पहली कुंडली के कारण नाम देंगे V1, तो होगा μ0 Ni/r और ये है 4/5√5 और इतना ही दूसरी कुंडली के कारण भी इतना ही होगा, क्योंकि दोनों ही कुंडलियों की आप समझे फेरों की संख्या हम समान रख रहे हैं, दोनों में प्रवाहित धारा हम समान रख रहे हैं और दोनों की त्रिज्या हम समान रख रहे हैं। इसलिए दोनों ही कुंडलियों के कारण इन केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, जो कि इन दोनों ही कुंडलियों का नति परिवर्तन बिंदु है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र एक समान दिशा में होगा, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? B = B1 + B2, क्योंकि एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। B1 और B2 इक्वल है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 4/5√5 μ0 Ni/r प्लस सेम 4/5√5 और μ0 Ni/r। आप चाहे तो इसको कॉमन ले सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, B = 2 × 4/5√5 μ0 Ni/r। अब इसको आप लिखें तो ये 4 कितना हो गया? 8। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आया। इसको आप पहले से ही जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? पिछले टॉपिक में जब हमने नति परिवर्तन बिंदु को सॉल्व किया था तो ये आया था 0.716 μ0 Ni/r। बच्चों यहाँ मैं इसको 2 आगे हूँ तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा, या मैं लिख सकता हूँ B = 1.732 μ0 Ni/r। अब आप सोचें ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है और इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ B = 1.432 B at केंद्र। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये कि हम हेल्महोल्ट्ज कुंडली की जो ये हमारी प्रायोगिक व्यवस्था है, इसके मध्य बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस पर विचार कर रहे हैं, जो कि इतना है या इतना है, या इस तरह से कहें तो हम कहेंगे कि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.432 टाइम्स है, यानी केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.432 गुना है। अब आप समझें कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था से हम केंद्र पर उत्पन्न अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का भी 1.4 गुना अधिक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर रहे हैं। और साथ ही अब मैं विचार करूं कि यदि मैं इस बिंदु से इधर जाऊं, आगे बढ़ूं,
तो इस कुंडली के कारण, क्योंकि मैं इसके निकट जा रहा हूं, इसलिए इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी। लेकिन इस कुंडली से मैं दूर जा रहा हूं तो इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र में कमी होगी। इसका मतलब इस कुंडली के कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा उतना ही इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इतना ही रहेगा। इसी प्रकार यदि मैं इस कुंडली की ओर आऊं तो इसकी तरफ आने के कारण इसके कारण प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही इसके कारण प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि दोनों कुंडलियों के मध्य क्षेत्र में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक समान बना रहता है। अर्थात ये जो प्रायोगिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस प्रकार है, यहाँ मैंने मिनोट दिया, इस प्रकार है कि इसके मध्य क्षेत्र में हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार करते हैं। आप ये पहले नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें। साथ ही इसी प्रकार का एक चित्र भी बना के आप रखें जिसमें ये चीजें आप समझा सकें। अब हमने ये समझा कि इस कुंडली के कारण यदि चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, आप नोट कर लें इसको, मैं साथ कर लूं। तो बच्चों, अब इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पे मैं विचार करूं तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होता है वो आपने चित्र बना के चीजों को समझ रखा है। इस तरह से प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यदि दूसरी कुंडली पर विचार करें तो उसके कारण भी जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, क्योंकि समान है इसलिए ग्राफ भी दोनों के समान ही आएंगे, इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब नति परिवर्तन बिंदु पर कहाँ है चुंबकीय क्षेत्र? तो r/2 पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0.7 था, तो वो इस प्रकार से यहाँ। लेकिन हमें जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है वो केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का भी 1.432 टाइम्स प्राप्त होता है, यानी हमें चुंबकीय क्षेत्र, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के बीच में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया है, जो लगभग मध्य क्षेत्र में तो एक समान बना रहता है, लेकिन मध्य क्षेत्र r/2 के थोड़ा निकट समान बना रहता है लगभग, लेकिन थोड़ा सा हटने पर कुछ परिवर्तन होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि दोनों कुंडलियों के मध्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान बना रहता है। तो ये व्यवस्था है हेल्महोल्ट्ज कुंडली, जिसके द्वारा हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं। आप नोट करें, चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। चित्र या ग्राफ आप नोटबुक में देखकर बना सकते हैं बच्चों। अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर, धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये टॉपिक आपके दिया हुआ है। हम समझेंगे कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। बच्चों, ये एक धारावाही चालक है। मान लेते हैं ये एक चालक है जिसमें कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। हम यहाँ ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि इस धारा के कारण
प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा। हालांकि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर विचार कर चुके हैं। कैसे करना है? दक्षिण हस्त के द्वारा आपको तार को इस प्रकार से पकड़ने की कल्पना करनी है कि अंगूठा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में हो और उंगलियां मुड़ी हुई हो, और इस प्रकार करने पर जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब इसी का हमें एक प्रायोगिक प्रदर्शन करना है, और प्रायोगिक प्रदर्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तार को एक गत्ते में से होकर गुजारेंगे। एक गत्ता लेंगे हम और उस गत्ते में से होकर आप कल्पना कर सकते हैं कि ये एक मान ली गत्ता है, पुस्तक की है आपकी, तो इस गत्ते में से होकर एक तार को गुजारना है, नीचे से आर पार करके यूं गुजारना है, और इसी तार में धारा प्रवाहित करनी है। लेकिन साथ ही इस गत्ते के ऊपर हमें लोहे का बुरादा ऐसे ही रैंडम तरीके से गिरा देना है, और गिराने के बाद जब इस तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे और धारा प्रवाहित करने के बाद इस गत्ते को धीरे धीरे से ठक ठक करके खटखटाएंगे तो हम ये पाएंगे कि जो बुरादा है वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो गया है। हम ये पाएंगे कि बुरादा यहाँ ऐसे वृत्ताकार रूप ले चुका है, सकेंद्रीय वृत्ताकार रूप इसने प्राप्त कर लिया है, और इसलिए हम यहाँ कह सकेंगे कि इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। तो ये बच्चों एक प्रायोगिक प्रदर्शन है, प्रायोगिक प्रदर्शन है इसका सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये पहला पॉइंट है जो इस पुस्तक में दिया गया है। मैं आता हूं इसके दूसरे पॉइंट पर। बच्चों मैं इसके दूसरे पॉइंट पर आऊं। अब ये सीधे धारावाही चालक के अलावा यदि हम वृत्ताकार चालक पर विचार करें तो वृत्ताकार चालक में मान लें कि धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, और ये इसका केंद्र है, ये इसका अक्ष है। तो अब इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी उसे भी हम इसी दक्षिण हस्त के अंगूठे के नियम से ज्ञात करेंगे। इसमें हमने पहले धारा को अंगूठे की दिशा में लिया था, लेकिन इसमें हम मुड़ी हुई अंगुलियों को धारा की दिशा में रखेंगे, और मुड़ी हुई इस प्रकार से है अगर उंगली में धारा, तो आप यूं रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा व्यक्त करेगा। लेकिन हम यहाँ क्या समझना चाह रहे हैं? हम यहाँ समझना चाह रहे हैं कि ये वृत्ताकार धारावाही लूप एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ये हमने पिछले टॉपिक में सीखा। एक छोटा वृत्ताकार धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अब चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से इसमें द्विध्रुव होंगे। द्विध्रुव मतलब एक ध्रुव N और एक ध्रुव S। पिछले पार्ट 6 में हमने ये बात सीखी थी कि ये एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें दो ध्रुव हों, एक N सिरा और एक S सिरा। अब कौन सा N सिरा होगा और कौन सा इसमें S सिरा होगा, तो इसे समझने के लिए हम इस दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं। अब आप नोट करें
इसकी कुंडली में या तो धारा क्लॉकवाइज, या तो धारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, और इस क्लॉकवाइज को अंग्रेजी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, या धारा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, और इसको बोलते हैं हम वामावृत। अब इसको देखें आप, तो आपको ये धारा घड़ी के दिशा में दिख रही है, घड़ी के दिशा में दिख रही है, इसका मतलब दक्षिणावर्त है। तो याद रखना है कि दक्षिणावर्त मतलब एस बनाएंगे ये। तो दक्षिणावर्त धारा होने पर इस तरह से ये सिरा एस सिरे की तरह से व्यवहार करेगा, और वामावृत होने पर एन, एन है तो इस तरह से एन सिरे की तरह से व्यवहार करेगा। दक्षिणावर्त होने पर वो सिरा एस बन जाएगा, और वामावृत होने पर वो सिरा एन बन जाएगा। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। हम विचार कर रहे हैं कि छोटा वृत्ताकार धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस। कौन सा एन और कौन सा एस, तो इसके लिए हमें याद रखना होगा, यदि धारा दक्षिणावर्त है तो वो सिरा एस सिरा होगा, यदि वामावृत है तो वो सिरा एन सिरा होगा। और इस एस और एन को बनाकर भी हम समझ सकते हैं, यदि एस बनाए तो एस इस तरह से बनेगा, और इसके बाद यहाँ अगर इसको क्रम से आगे बढ़ाए तो आप देख सकते हैं ये घड़ी के दिशा में है। और एन बनाए, और एन को बना के ये तीर उसी डायरेक्शन में घूमने हैं, तो आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब एक विचार करें कि ये एक लूप है, मान लीजिए ये एक लूप है, ये रहा है लूप, और ये लूप में आप सोचें किस दिशा में धारा दिखाई जा रही है, तो ये क्लॉकवाइज दिखाई जा रही है। इसका मतलब ये जो लूप एक ही तार का बना हुआ एक लूप की मैं कल्पना कर रहा हूं, जिसमें ये धारा बह रही है। अब ये एक द्विध्रुव है, इसमें एक एन सिरा है, एक एस सिरा है। कैसे? एक तार से बना हुआ ये लूप जिसमें धारा इस दिशा में बह रही है। तो आप इस सिरे से इसको देखें तो यहां आपको धारा क्लॉकवाइज दिख रही है, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। इसलिए ये सिरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिरा एस सिरा है। अब मैं इसके एन सिरे पर विचार करूं कि इसी तार का जो द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है, जो मैंने वृत्ताकार धारावाही लूप बनाया है, इसका एस सिरा तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एन सिरा कहाँ? तो एन सिरा देखने के लिए आपको इस फेरे के इधर आना पड़ेगा, और इधर से आकर यूं देखना पड़ेगा। अब आप नहीं आ सकते, तो ये फेरा मैं आपकी तरफ कर देता हूं, और ये फेरा आपकी तरफ कर दिया, तो अब आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब ये सिरा एन सिरा है। इस सिरे से देखने पर ये एन दिख रहा है, और मेरी तरफ से देखने पर, क्योंकि आप इस तरफ से देख रहे हैं, मैं इस तरफ से देख रहा हूं, तो आपकी तरफ से ये एन सिरा है, लेकिन मेरी तरफ से ये एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। फिर दिखा देता हूं आपको घूम के, मैं दिशा नहीं बदल रहा हूं। तो अब आप देखें ये क्लॉकवाइज, यानी ये जो लूप है, ये लूप का एक सिरा एस ध्रुव की भांति और दूसरा सिरा एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यही पॉइंट इस टॉपिक में समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये था हेल्महोल्ट्ज कुंडली, और दो पॉइंट्स और थे जिसमें हमने धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन देखा। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।